हेलो बच्चों, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में निकली है वैकेंसी जेसीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो जेसीए के पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं। और क्योंकि ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन आपके की है नेक्स्ट ईयर का एग्जाम निकालने के लिए। और क्योंकि इसमें जनरल सेक्शन के क्वेश्चन होंगे, जनरल सेक्शन में और बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक इससे डिस्कस होंगे। हर क्वेश्चन के साथ एक एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा बताए जाएंगे। तो अगर आप जितना हो सके उतना नोट डाउन करेंगे तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनते रहेंगे साथ साथ। और तो हम बिना देरी करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट करेक्टली मैच। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा आइटम है इन चारों में से जो करेक्टली मैच नहीं है, जो सही नहीं गिवन है। तो बाकी तीन ऑप्शन सही होंगे और एक आपका गलत होगा। जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक बुक है। बुक किसकी है? बुक ऑफ लॉ है। इसमें सारे कानून लिखे हुए हैं जो हर इंडियन सिटीजन को फॉलो करने हैं। इवन पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को, जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को भी फॉलो करने हैं। तो ये जो कानून की बुक है, जब ये बनी थी तो इसमें कुछ पार्ट्स में इनको डिवाइड करा गया था। उस पार्ट्स के अंदर कुछ आर्टिकल्स डाले गए थे और उस आर्टिकल्स को बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो किस में डाला गया था? उसको हम बोलते हैं स्केड्यूल में डाले गए थे। तो हमारे जो और कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअल में उसमें कितने पार्ट्स हैं? अभी कितने पार्ट्स है करंटली? तो अभी हमारे पास करंटली 25 पार्ट्स है। आर्टिकल्स 448 है और स्केड्यूल इन टोटल 12 है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, हमारे सारे फ्रीडम फाइटर BR अम्बेडकर इन सब ने मिलकर बनाया था। तो कितने इसमें पार्ट थे? पहले 22 पार्ट थे। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने थे? आपके 395 आर्टिकल्स थे और स्केड्यूल सिर्फ और सिर्फ 8 थे। बाकी जितने भी आर्टिकल्स एड ऑन हुए हैं, स्केड्यूल्स एड ऑन हुए हैं, वो सारे के सारे अमेंडमेंट के थ्रू होते हैं। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लेके आते हैं। Okay, तो क्या 8 स्केड्यूल में हमारे लैंग्वेजेस मेंशन है? इंडिया की कोई अपनी एक सिंगल नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, तो उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दर्जा दे रखा है, वो 8 स्केड्यूल में दे रखा है। वो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थी, अब जाके वो 22 हो गई है बिकॉज स्टेट डिमांड करती है। हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पीपल है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि हमारी लैंग्वेज को भी कंसीडर करा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब 22 लैंग्वेजेस हो गई है। उन 22 लैंग्वेजेस में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दे रखा है, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। प्रोविजन एज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन अ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, क्या वो 10th स्केड्यूल में मेंशन है? हाँ, ऑब्वियसली वो 10th स्केड्यूल में मेंशन है। डिफेक्शन होता है क्या है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना हुआ है हमारा। एंटी डिफेक्शन लॉ ये बताता है कि अगर कोई भी जो आपकी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, बीजेपी एक्सेट्रा, तो इन सब के जो मिनिस्टर्स है वो मिनिस्टर्स होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? अगर मिनिस्टर किसी पार्टी को चीट करता है और फिर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है और वहां की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, तो क्या उसे डिस्क्वालीफाई करना है तो कितने टाइम के लिए करना है और किन ग्राउंड्स पे करना है? वो सारा का सारा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ उसमें मेंशन है। तो 10th स्केड्यूल का इसका ऑप्शन करेक्ट है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन है। हाँ, फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन है। स्टेट्स आपको पता है कि स्टेट से रिलेटेड टेरिटरी कितनी होनी चाहिए, कभी भी एक्सपेंड हो सकती है, छोटी हो सकती है, एक स्टेट से 2 स्टेट बन सकती है। तो वो कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। उससे रिलेटेड लॉ कहाँ मेंशन है? आपके इन आर्टिकल्स में फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन है। और यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा देना है कि नहीं देना, उससे रिलेटेड लॉ कहाँ मेंशन है? फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन है। तो जब तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो हमारा फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आपकी कौन से स्केड्यूल में मेंशन है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंसी आपके 7th स्केड्यूल में मेंशन है। और ये बेसिकली होती क्या है? ये सारे के सारे सब्जेक्ट है। कौन से सब्जेक्ट है जिन पे स्टेट कानून बना सकती है? तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट वो सारे के सारे आइटम्स इसमें मेंशन है, इश्यूज मेंशन है जिससे रिलेटेड लॉ स्टेट और सेंटर दोनों मिलके बना सकते हैं। और यूनियन लिस्ट जैसे नाम बता रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें लॉ बनाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीजों पे आप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल को हक देंगे लॉ बनाने के लिए? जैसे मान लो आपके इंटरनेशनल अफेयर्स है, डिफेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो आपकी यूनियन देखेगी। अगर आपके स्टेट से रिलेटेड मैटर है, जैसे कि आपने सुना होगा पुलिस, प्रिजन, एग्रीकल्चर, अब लिकर, किसी गुजरात में सुना है कि वहां पे लिकर कंप्लीटली बैन कर दिया किस किस एरियाज में, तो वो स्टेट डिसाइड करती है। और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है, ट्रेड यूनियन आता है, इनसे रिलेटेड जो लॉ है वो दोनों मिलके बनाते हैं।
आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 41 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी जो कि जीके की बनी हुई है, प्लेलिस्ट में एडिट है, तो उसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके कहाँ से है, 12 से 35 तक, और 36 से 51 आपके डीपीएसपी है। जिसको सिर्फ इतना भी पता होगा वो इसका करेक्ट आंसर कर देगा, आपको आर्टिकल 41 जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं। क्या ये फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट तो सिर्फ 35 तक आते हैं, तो 41 तो हो ही नहीं सकता। नहीं। क्या ये डीपीएसपी का पार्ट है? हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। क्या इट वॉज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, ये भी इनकरेक्ट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बी.आर. अम्बेडकर ने सारे डीपीएसपी डाले थे। नेक्स्ट, Who was given द्रोणाचार्य अवार्ड 2021? देखिए ये अवार्ड से क्वेश्चन है, तो आपको अवार्ड से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो क्यों दिया जाता है, कब दिया गया था, किसको दिया गया था, और कौन सी मिनिस्ट्री उसे इश्यू करती है। तो इसका आंसर पहले आप डिटेल में जान लीजिए कि ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किस लिए दिया गया है। बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने दिया है। और ये क्यों दिया गया है? बॉक्सिंग के लिए किन को दिया गया? कोचेस को दिया गया है। और किन कोचेस को दिया होगा? जिनके प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे प्रोमिनेंट प्लेयर रह चुके हैं, जिन्होंने बॉक्सिंग फील्ड में बहुत हाई लेवल पे कंट्रीब्यूशन दिया है। और उस कोच का नाम क्या है? संध्या गुरुंग। तो संध्या गुरुंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, The term geography was first coined by Aristotle, Galileo, Herodotus या Eratosthenes। तो आपका जियोग्राफी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जियोग्राफी का एक्चुअल मीनिंग होता है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज से उसकी रिलेटेड टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ जब आप पढ़ते हैं तो वो आपका किस में आता है? ज्योग्राफी में आता है। एरिस्टोटल बहुत ही फेमस फिलोसफर है, बहुत ही फेमस फिलोसफर है। इन्होंने अपनी लॉ के फील्ड में सोशल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स को कैसे एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, वो सारा का सारा एरिस्टोटल से रिलेटेड चीज है। तो आई डोंट थिंक सो ज्योग्राफी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, नहीं इन्होंने नहीं दिया। गैलीलियो, गैलीलियो कौन थे? गैलीलियो इटालियन, बहुत बड़े नाम आपने स्कूल से सुनते आ रहे होंगे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने क्या कहा था? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, पहले इंसान थे जिन्होंने टेलीस्कोप का यूज करके क्या पढ़ा था? सरफेस को स्टडी किया था, किसके? मून के, और जुपिटर्स या अदर प्लैनेट्स के कितने कितने मून्स हैं उनको स्टडी करा था, ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था। ठीक है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होता है। हेरोडोटस भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपको लास्ट है, एरोस्थिनेस। इसके बारे में आप इतना जान लीजिए कि इन्होंने ही ज्योग्राफी की टर्म दी थी। ही वॉज अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ओके, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ ही वॉज नॉन फॉर इट। इन्होंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करा था, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ आपको बहुत आराम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको सर्कल का बस क्या पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। अगर आपको अर्थ का रेडियस पता है तो उसको 2 और पाई से मल्टीप्लाई करके आप सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं। इवन आप अर्थ का एरिया भी निकाल सकते हैं, πr² फॉर्मूला लगा के। पाई की वैल्यू आप 3.14 रख सकते हैं या फिर 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, रेडियस कितना है अर्थ का ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट में बताइए मुझे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग श्रम शक्ति? श्रम शक्ति क्या है? क्या ये लॉन्च हुआ था जनवरी 21 में? क्या ये नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है? क्या ये प्रोवाइड करता है एड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द चाइल्ड वर्कर्स के लिए? क्या ये प्रोवाइड करता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट और नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर माइग्रेंट वर्कर के लिए? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, इसके बारे में देख लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज हाँ ये जनवरी 2021 में ही लॉन्च हुआ है। माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है। हाँ, ऑब्वियसली माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है। अब माइग्रेशन क्या होती है? ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आपके कंट्री के लोग, पीपल मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे क्या बोलते हैं? माइग्रेशन हुई है। माइग्रेशन होने की वजह से क्या होता है? एक कंट्री की पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन में चेंज आता है माइग्रेशन होने से, या पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आता है? ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? कि आपके एक
1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, वो आपकी क्या बताती है, उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। और पॉपुलेशन क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने रह रहे हैं। तो अगर माइग्रेशन हुई है, तो माइग्रेशन हुई है तो पॉपुलेशन चेंज भी हो सकता है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है, आपके माइग्रेशन दो तरीके के होते हैं, फटाफट आप जान लीजिए, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एमिग्रेशन में वो सारे के सारे लोग जो आपकी आपकी कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, वो एमिग्रेंट्स कहलाते हैं और इस प्रोसेस को एमिग्रेशन बोलते हैं। जैसे इंडिया छोड़ के जो लोग जा चुके हैं वो क्या है, आपके एमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेशन, दूसरी कंट्री के लोग जब आपके यहाँ आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इमिग्रेशन कहलाता है। तो जब दूसरी कंट्री के पीपल यहाँ पे आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। हमारी कंट्री के लोग छोड़ के जाएंगे तो पॉपुलेशन गिरेगी। ठीक, अब पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियसली जब एक स्टेट में, अगर मान लो दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, वर्किंग की, जॉब है, एजुकेशन है, तो लोग रूरल एरिया छोड़ के कहाँ आएंगे, दिल्ली आएंगे। जैसे आपने दिल्ली में बहुत सारे लोग बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब से देखे हैं। ठीक है, तो उससे उस जगह की क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज होती है। एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, वो बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। ओके, हाँ, तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल माइग्रेंट वर्कर, वो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चाइल्ड वर्कर से रिलेटेड कुछ नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अशोका इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में, जो प्राकृत इंस्क्रिप्शन है क्या वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अरामिक और ग्रीक स्क्रिप्ट क्या यूज करी गई थी अफगानिस्तान में इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। क्या इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग है पोट्री पे, तो देयरफॉर दे आर नॉन परमानेंट रिकॉर्ड। नॉन परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि वो कुछ टाइम के लिए ही अवेलेबल रहते हैं, परमानेंट नहीं अवेलेबल होंगे। Okay, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ही आपका नेशनल साइंस म्यूजियम है, मैंने खुद विजिट किया था। वहां पे आपका अशोका का एक बड़ा सा स्टोन रखा हुआ है जिसमें उसने बहुत सारी चीजें इंस्क्रिप्ट कर रखी है। अशोका जब अपनी उस एज में पहुंच चुका था जहां वो अपने लड़ाइयां लड़ के, वॉर लड़ के थक चुका था और उसको ये रियलाइजेशन हो रहा था कि यार इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, इतनी डेथ करने के बाद मुझे क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है, पीस नहीं है माइंड में। तो उसने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट करा था एंड ही बिकम अ वेरी बिग फैन ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध। तो उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया एंड तो उस टाइम पे उनकी सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्राकृत लैंग्वेज में वो लिखवाते थे, जगह जाके वो अपना ज्ञान शेयर करता था, नॉलेज शेयर करता था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्या ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अफगानिस्तान में उन्होंने यही चीज ग्रीक स्क्रिप्ट में पढ़ी थी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। क्या इंस्क्रिप्शन नॉन परमानेंट रिकॉर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अभी भी विजिट करेंगे म्यूजियम तो अभी भी हम इंस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। तो ये नॉन परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है, परमानेंट रिकॉर्ड है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसमें कुछ जितना जानने की जरूरत नहीं है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडी कहाँ है, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, आपकी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप जान लीजिए कि क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडी आपका सारनाथ में है और नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चर आपका लखनऊ में है। लखनऊ आपका यूपी है, सारनाथ आपका वाराणसी है, वो भी यूपी में है। देन आपका पटना बिहार में है, कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में है। Okay, ये डायरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको सामने ही दिख रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको ये ढूंढना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आर्टिकल 14 में क्या देख लीजिए पहले, मैचिंग सही है कि नहीं। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी ऑफ लॉ है, करेक्ट है। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्क से रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट है। 19 में राइट टू फ्रीडम है, करेक्ट है। 21 पर्सनल लिबर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बार पूछा गया आर्टिकल 21। तो क्या आर्टिकल 14 अवेलेबल है टू इंडियन सिटीजन ओनली, यानी कि अगर कोई फॉरेन से आपका पर्सन आएगा तो क्या आप वो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होगी उस पे, वो हमारे लॉ के सामने इक्वल नहीं होगा, क्या हमारा कानून उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो इंडिया के कुछ लॉ ब्रेक करेगा? बिल्कुल होगा। तो ये अवेलेबल है इंडियन सिटीजन को भी और नॉन इंडियन सिटीजन को भी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। क्या ये अवेलेबल है टू ऑल पर्सन इन इंडिया? जो पर्सन इंडिया के नहीं है क्या उन्हें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क नहीं मिलता? क्या फॉरेनर्स यहाँ पे आके काम नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ अ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ में आपके कुछ इस तरह की कंप्लेंट सामने आती है कि हाँ भाई हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना स्टेट की ड्यूटी है। बेसिक नीड जो जिंदगी की है, इलेक्ट्रिसिटी,
क्लियरनेस सोसाइटी में, ये सब स्टेट की ड्यूटी है प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट की ड्यूटी है प्रोवाइड करना। तो ये राइट टू लाइफ में आता है। तो क्या इंडियन सिटीजन के अलावा कोई और सिटीजन अगर यहाँ पे आके रहेगा, टूरिस्ट आके रहेंगे, तो क्या उनको ये राइट टू लाइफ नहीं दिए जाएंगे? ऑब्वियसली दिए जाएंगे। तो क्या इट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली? तो ये सेंटेंस भी आपका इनकरेक्ट होता है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में आपके बहुत सारे सब सेक्शन है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, ए पार्ट, बी पार्ट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको कोई भी एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम है, कहीं भी कंट्री में मूवमेंट करने की फ्रीडम है, कहीं भी कंट्री में रहने की फ्रीडम है। तो ये आर्टिकल 19 और सब सेक्शन में दिए गए हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है? यस, ये आपका आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है। हम हर किसी को ऐसे मूवमेंट नहीं अलाउ करते, हर किसी को रेजिडेंट, यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं मिलती इजीली। तो ये आपके एक्सक्लूसिव टू इंडियन सिटीजन ही है, नॉन सिटीजन नहीं है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट, द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय, ये बुक बहुत बार पूछी गई है। मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, जब हमने DD+B और DDA के लिए पढ़ाया था, वहां पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और वहां पे डिटेल में भी कवर हुआ है। तो ये बुक किसने लिखी है? सामने आपको आंसर दिख रहा है, ज्योतिराव फुले ने लिखी है। वो कौन थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे, और वो कहाँ से थे? आपके महाराष्ट्र से थे। अब ही इज नॉन फॉर हिज एफर्ट टुवर्ड द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम। तो इस बुक में उन्होंने किसके बारे में बात करी है? स्पेशली विमेन को, वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड, विमेन को पार देने से रिलेटेड, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, अनटचेबिलिटी, छुआछूत होनी है कि नहीं होनी है, उससे रिलेटेड अमेरिका में क्या रेवोल्यूशन आया है, वो सारी की सारी चीजें उनकी इस बुक में मेंशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ज्योतिराव फुले, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर that India launched its national plan on climate change। तो आपको इसमें ईयर जानने से पहले ये पता होना चाहिए नेशनल प्लान और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। नेशनल प्लान और क्लाइमेट चेंज आपका ये बताता है, जैसे कि आपने कई बार क्लाइमेट चेंज न्यूज में सुना होगा, क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से होता क्या है। अगर आपने कभी सुना हो न्यूज में कि राजस्थान में भी कुछ कुछ एरियाज में अब रेनफॉल रिकॉर्ड होती है। राजस्थान वो जगह है जहाँ पे सूखा पड़ता है, जहाँ ड्रॉट आती है, तो वहां पे कुछ एरियाज में अब रेनफॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है, ग्रीन होने लग गए हैं वो एरिया। ये क्लाइमेट चेंज है जो आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं करा गया। किसी भी चीज का बहुत ही एक्सट्रीम होना है, बहुत ही लो होना, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, विंटर्स के टाइम पे हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल हो रही है, दैट्स ओके, जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल हो रही है, दैट्स ओके, उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन आपका इंडिया में यहाँ बे ऑफ बंगाल के पास आपका ओडिशा पड़ता है, ओडिशा में सुबह स्नोफ्लेक्स वहां पे रिकॉर्ड हुए थे। तो ये सब क्यों हो रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है। इट इज ओनली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बार बार फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट रहता है, तो कई बीमारियां और वायरसेस लाइक कोरोना भी क्या होते हैं? प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। Okay, तो ये नेशनल NAPC इसमें आंसर लिखा हुआ है कि 2008 में आया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? सेकंड, 2008। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल। अब देखिए फिक्स कैपिटल क्या होती है। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि फिक्स कैपिटल क्या होती है, बट अगर आप नहीं भी है तो आप इतना जान लीजिए कैपिटल क्या होती है? पैसा लगाना। पैसा लगाना कहाँ पे लगाना? अपने बिजनेस में लगाना, या किसी भी तरह में लगाना जहां से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि बदले में मुझे कुछ मिले। तो अब बिजनेस में जब मैं पैसा लगाती हूँ तो मैं क्या क्या चीजें खरीदती हूँ? क्या मैं बिल्डिंग खरीदती हूँ? हाँ, मैं बिल्डिंग खरीदती हूँ, सिंपल टूल्स खरीदती हूँ, सोफिस्टिकेटेड बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदती हूँ। हाँ, खरीदती हूँ। अगर मेरा प्लास्टिक का काम है, बल्ब बनाने का काम है, मुझे बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए। पैकेजिंग का काम है, बॉटल मैन्युफैक्चर्स करनी है, कोक बनानी है, मुझे बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए। क्या मनी इन हैंड? मनी इन हैंड क्या होता है? कंपनी का कैश इन हैंड, हाथ में कितना पैसा है। तो क्या सिंपल टूल की मदद से मुझे रिटर्न जनरेट होता है? क्या रिटर्न जनरेट करने का मतलब है क्या मैं इससे सामान बना के उसको बेच के पैसा कमाती हूँ? हाँ। बिल्डिंग की वजह से क्या रिटर्न जनरेट होता है? बिल्डिंग है तभी काम हो पाएगा। हाँ। मशीन की वजह से रिटर्न जनरेट होता है, मशीन है तभी सामान बन पाएगा। हाँ। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम किस लिए यूज करते हैं? जो आपके डे टू डे डेली के एक्सपेंडिचर होते हैं, कन्वेंस का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, फूड का खर्चा, ये उसके लिए काम आता है आपका। तो फिक्स कैपिटल आपके ऑब्वियसली शुरू के 3 कैटेगरी फिक्स कैपिटल की डेफिनेशन में फिट बैठ रहे हैं, मनी इन हैंड नहीं बैठ रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मनी इन हैंड, जो कि फिक्स कैपिटल में नहीं आता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें ये डायरेक्ट आंसर है आपका कि ये आपको याद करना है। बेसिकली ये
तारग्यू, लाए, यू थंट, कोरगोवाल डैम, बैंक की मून, ये क्या है? ये आपके यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है, काफी हाई पोजीशन है। तो इसके बारे में आप फैक्ट है तो आपको डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा, समझने का इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो आप आंसर देख लीजिए, 3rd सेक्रेटरी, 4th सेक्रेटरी, 8th सेक्रेटरी। करंट कौन सी सेक्रेटरी है आपके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Which of the following statement is false with regard to अंत्योदय अन्न योजना? ये स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी है, एनसीईआरटी में मेंशन है कि AAY अंत्योदय अन्न योजना किससे रिलेटेड है? ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। एलिविएशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, एलिविएशन माने किसी चीज को कम करना, हटा देना, बिल्कुल। तो पॉवर्टी हटाने के लिए ये प्रोग्राम्स लाए गए थे। कौन कौन से ईयर में लाए गए, इसके अंदर क्या मिलता है, क्या बीपीएल को टारगेट करता है, क्या सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि कौन कौन पुअर होगा उनको आइडेंटिफाई करना? तो देखते हैं इसका आंसर। हाँ, AAY 2000 में लॉन्च हुआ था, तो इसका आंसर करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अंडर दिस स्कीम इनिशियली 25 kg फूड ग्रेन दिया जाता था, 25 किलो अनाज दिया जाता था, उसके बाद 35 kg कर दिया गया 2002 में, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, लास्ट ऑप्शन आप पढ़ के समझ सकते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन है आपका AA फैमिली का, क्या वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की ड्यूटी है, उसी स्टेट की जहां पे दिया जाएगा। अगर बिहार में है तो बिहार की ड्यूटी है, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो आपको जैसे पीछे क्वेश्चन गिवन था कि पुअर फैमिली को आइडेंटिफाई सेंट्रल रूरल डेवलपमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। तो लास्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट, ललित कला एकेडमी, द नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट वाज सेट अप इन। तो ये ललित कला एकेडमी है क्या? ललित कला एकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट है, 1954 में सेटअप हुई थी। आंसर आपको मिल चुका है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है, 1954। इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। ये एकेडमी क्यों बनाई गई है? जैसे इसका नाम है, इंडियन आर्ट को प्रमोट करना, मधुबनी, महाराष्ट्र से जितनी भी आर्ट है, साउथ इंडिया से जितनी भी आर्ट्स है उनको प्रमोट करना, उससे रिलेटेड लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए स्कॉलरशिप देती है, फेलोशिप देती है, जगह जगह जाके आपके सेमिनार्स कराती है ताकि लोग अवेयर हैं और जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिले। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आपका पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, पुणे में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। वायरोलॉजी है क्या? वायरसेस से रिलेटेड स्टडी होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये टर्म बहुत बार पूछा भी गया है। और ये जो वायरसेस से रिलेटेड स्टडी है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या डिजीज होती है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19 रिसेंटली आया था। तो ये टॉपिक, ये इंस्टीट्यूट अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट स्टैटिक जीके से आपका क्वेश्चन है। तो अगर इसमें आपको कोई एक आध भी आंसर पता होगा तो आप चारों ऑप्शन पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये अपनी पुरानी वीडियोस में भी कवर कर रखा है कि झावेरी सिस्टर आपकी किसमें क्या परफॉर्म करती है। झावेरी सिस्टर्स आपकी मणिपुरी के लिए फेमस है। और जो आपका भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम में आपका कौन है? रुक्मणी देवी। तो जब आपको दो आंसर पता चल गए कि आपका ए का थर्ड है और सी का सेकंड है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, हाँ, ILO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है अभी तक का? क्या ये प्ले करता है की रोल इन अ विक्ट्री ऑफ अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका? अपार्थाइड सिस्टम क्या था साउथ अफ्रीका में? यहाँ पे ओरिजिनेशन हुआ था इसका, किसका ओरिजिनेशन हुआ? डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र आया था साउथ अफ्रीका में। अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जब लड़ाई हुई थी, क्या कि यहाँ पे आपके ब्लैक अफ्रीकन थे और आपके व्हाइट ब्रिटिशर्स थे। तो जो डोमिनेंस होता था, ऑपरेशन होता था, उनको दबाव में रखा जाता था, लेबर था, स्लेवरी था, एक्सप्लॉयटेशन था, जैसे आपका इंडिया में रहा। तो वहां पे उन लोगों ने आवाज उठाई, व्हाइट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा क्लेम करा, तो वहां पे डेमोक्रेसी आई। उन्होंने रूल, ये नहीं कि उन्होंने व्हाइट को निकाल दिया गया, सिर्फ उनके साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहां पे सबको इक्वालिटी मिली। क्या ये प्रोवाइड करता है प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क, एथिकल फ्रेमवर्क फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए? फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि ग्लोबल लेवल पे सब मिलजुल के रहे। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी जो साउथ अफ्रीका में आई थी तो बहुत कंट्रीज ने वहां से इंस्पिरेशन ली थी। अब क्या इसकी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी 2019 में? तो इसका 9
1919 इसका ओरिजिन ऑफ ईयर है, तो इसमें 100 ऐड करेंगे तो आपका 2019 बच जाएगा। हाँ, तो इट वाज क्रिएटेड बिफोर द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, इट वाज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी जर्मनी में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी, जब जर्मनी हार गई थी अपनी वर्ल्ड वॉर 1 में 1914 से 1919 जो चली थी, तो ट्रीटी ऑफ वर्सली हुई थी। तो क्या ये बिफोर नहीं क्रिएट हुई थी, उसी टाइम पे क्रिएट हुई थी? तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है और इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर होता है कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन है सारी की सारी जो मैंने आपको बताया। इट वाज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सली। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द फ्रेज ग्लोबल विलेज? ग्लोबल विलेज क्या है? ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि जैसा देखा गया आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन जब आया, मैं चाइना से कोई भी सामान खरीद सकती हूँ, यूएस से कोई भी सामान खरीद सकती हूँ, इंडिया में कोई भी सामान मंगवा सकती हूँ अपना, के चाइना इधर लोकेटेड है, यूएस इधर लोकेटेड है, तो इंडिया में कोई भी सामान मंगवा सकती हूँ। तो ग्लोबलाइजेशन है ये, वो मेरा सामान वहां बिक सकता है, उनका सामान यहाँ बिक सकता है। तो पर्सन ने, एमिनेंस इकोनॉमिस्ट ने रिकॉर्ड किया, ऑब्जर्व किया कि धीरे धीरे सबके हम बिजनेस शेयर करने के साथ साथ कल्चर भी शेयर होता है। आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, क्या कोरियन लोग सीख रहे हैं आजकल, इंडिया में सीख रहे हैं, कोरियन सॉन्ग गा रहे हैं, उस पर डांस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या आप फॉरेन के इंग्लिश गानों पे डांस करते हैं, म्यूजिक वीडियोस बनती है, बिल्कुल बनती है। उनसे इंस्पायर्ड बहुत सारी मूवीज भी बनती है। तो ये किसने कहा कि ग्लोबल विलेज हो रहा है? इसका मतलब सब एक ना एक दिन सेम कल्चर फॉलो करेंगे, सब कुछ सेम हो जाएगा, सब यूनाइट हो जाएगा, यूनिटी आ जाएगी उस चीज में एकदम। तो वो किसने ये कॉइन करा? ये तब ये मार्शल मैकलुहन ने कॉइन करा। आपको करेक्ट आंसर थर्ड है इसका। ही कौन थे? ये कैनेडियन फिलोसफर है। अपना वर्क इन मीडिया और कम्युनिकेशन में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। बस इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इंडिया किन किन यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से सब ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, यस करेक्ट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, एरिड जोन क्या होते हैं? जो सूखे एरियाज है, हाँ उसका पार्ट बिल्कुल है। एक्टिव पार्टिसिपेट है थेमेटिक प्रोग्राम नेटवर्क का। थेमेटिक प्रोग्राम नेटवर्क आपका बस ये है कि कोई भी इशू होता है, पर्टिकुलर इशू होता है, ग्लोबल इशू होता है, तो उसमें बैठ के सब डिस्कशन करते हैं, तो वो इसमें आता है। और क्या इंडिया पार्ट नहीं है यूएन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन का पार्ट है, इसकी मीटिंग रिसेंटली हुई भी थी और वहां पे डिस्कशन भी हुए थे। डेजर्टिफिकेशन का ये मतलब है कि आपके कुछ कुछ कंट्रीज की कुछ कुछ एरिया अपने आप डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सैंडी सॉइल होती जा रही है, तो वो कैसे उसको प्रिवेंट करा जाए, रोका जाए, तो इंडिया उसका पार्ट है। और यहाँ पे लिखा है नॉट अ पार्ट, तो ये इनकरेक्ट होता है, बाकी सब ऑप्शन करेक्ट है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, देखिए क्वांटम जैसे आपको नाम से ही पता चला डेटा से रिलेटेड है और सभी ऑप्शन में डेटा है, तो किससे रिलेटेड होगा? डेटा लो, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी। तो बहुत ही फेमस आजकल इसकी बहुत बातें हो रही है डेटा सिक्योरिटी की, कि आप जो भी डेटा शेयर करते हैं, डेटा में सब आता है कि आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, इवन आप अपने चैट्स पे किससे क्या बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ये किस सबसे शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या 1 to 1 रह रहा है, वो कहाँ पे आपका है? डेटा सिक्योरिटी। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी इस पे स्टडी करती है, इससे रिलेटेड लॉ बनाती है, एंड विच इज यूज की एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना, की जो मेरी कन्वर्सेशन है व्हाट्सएप पे वो आपके साथ हो रही है, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, वहां पे लिखा होता है। उसका मतलब यही है कि सिर्फ उसे हम दोनों के बीच में रहेगी और कोई थर्ड पर्सन उसे डिक्रिप्ट करके पढ़ नहीं पाएगा। तो ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ। एंड मेरा नाम प्रिया ठाकुर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है विनय कक्षा के नाम से, विनय कक्षा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। ये मेरी प्रोफाइल है प्रिया 432 ठाकुर। तो आपको कोई भी डाउट हो किसी से रिलेटेड या कोई डायरेक्ट जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। जो भी सीरियस क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया जाएगा उन पे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी चेक कर सकते हैं अगर मोर डाउट्स है, मोर पीडीएफ चाहिए। और रोज वहां पे 10 से 12 क्वेश्चन डेली क्विजेस के डल रहे हैं, इंग्लिश के और जीके के सारे क्वेश्चन डल रहे हैं, और बहुत बच्चों को फायदा हो रहा है। वहां पे हमारे 30,000 प्लस अभी टेलीग्राम पे ज्वाइंट है स्टूडेंट्स, और रोज आंसर कर रहे हैं, रोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोज हमें 100+ रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि कुछ कुछ कैंडिडेट्स हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो टेलीग्राम पे हमारे अभी
जेजेएम में सिलेक्शन भी हुए, 100+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, उनके चैट्स, उनके फीडबैक, उनके रिव्यूज वहां पे आप चेक कर सकते हैं। वो जेन्युइन रिस्पॉन्सेज है, ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज है। वो क्यों आया? बिकॉज वो सारे उन्हीं स्टूडेंट में से थे जो हमारे साथ कनेक्टेड रहे पूरी जर्नी में। उन्होंने हर चीज हमसे डिस्कस करी, हर चीज हमसे पूछी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ के जाना है, और हमारी गाइडेंस पे ब्लाइंडली फॉलो किया। तो ब्लाइंडली फॉलो करने के बाद उनके रिजल्ट भी बहुत एक्सट्रीम है। ओके, तो आप कोई भी डाउट हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे मेंशन है, इंस्टा प्रोफाइल ये रही, आप कभी भी सर्च करके डीएम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे आपको अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। जितना हो सकेगा हम एग्जाम टाइम तक उतना आपको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बीच में देना चाहेंगे। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट जेसीए के मॉक्स हैं, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता तो हम उसके लिए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको 7 फुल मॉक्स मिल जाएंगे, 5 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक, जीके के 3 सेक्शनल मॉक, कंप्यूटर के 3 सेक्शनल मॉक, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर टोटल 4 वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइस 299 रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मटेरियल रहेगा वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जाके जिस हिसाब से आपका जेसी का पैटर्न रहेगा वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 1% अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो क्या होगा, इसलिए हमने हमारे मॉक्स में नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, ठीक है। अगर नहीं आई पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आ गई तो आप लोग पहले से ही वैसा प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। और कुछ बच्चे कंप्यूटर के लिए पूछ रहे थे। देखो हमारे पास कंप्यूटर का भी एक क्रैश कोर्स है, इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स है, बट अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए मैं खुद ही बोलूंगा आप मत लो। बट कई बच्चे तब भी पूछ रहे थे सर, जैसे सर अभी 5-6 दिन बचे हैं, सर अभी 10 दिन बचे हैं, अगर हमें कंप्यूटर का हम कर लेंगे कैसे करें। तो देखो भाई ये क्रैश कोर्स है आपका, विनय कक्षा ऐप में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। विनय कक्षा ऐप में जाके आप डाउनलोड कर लेना विनय कक्षा ऐप, या फिर इस नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। इसमें टोटल 9 वीडियोस हैं, पूरे 9 वीडियोस में पूरा कंप्यूटर आपका खत्म है। तो कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, वो भाई 9 घंटे के अंदर अंदर सारा खत्म कर सकता है कंप्यूटर, तो देखो भाई कुछ ना करने से बढ़िया कुछ करके चले जाओ पेपर में। ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हो जिससे कुछ नहीं पता। इसमें हमने कंप्यूटर की कुछ टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, वो भी जरूर कर लेना, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ पीडीएफ भी हमने कंप्यूटर की डाल दी है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है उतना कर लोगे तो डेट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो आगे देखते हैं।